कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं औद्योगिक विकास से। ये जो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण का युग। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा भैया कि किस प्रकार से वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मन नहीं है पढ़ने का ना, हट पगले। ठीक है, किस प्रकार से कंपनियां भारत में आती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, एक मशीनों का एक युग होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या है। ठीक है, क्या देखेंगे कि औद्योगिक विकास का अनूठापन। तो ये स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है और इससे सिंपल सादा स्टेटमेंट मैं नहीं मानता कि कोई होगा। ठीक है, चलिए, इसमें क्या है कि यूरोपीय कंपनियां औपनिवेशिक सरकार से सस्ती जमीन लेकर, औपनिवेशिक सरकार का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रिटेन भारत में अपना, भारत ब्रिटेन का औपनिवेश था। ठीक है, कैसे कि ब्रिटेन शक्तिशाली देश है और वो भारत कम शक्तिशाली देश पर जो कब्जा कर लेता है उसको औपनिवेश कहते हैं। तो औपनिवेशिक सरकारें यहाँ पर क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट औपनिवेशिक सरकारें थी। और ये सरकारें क्या करती थी, उन्हीं यूरोपीय कंपनियां क्या करती थी, ये यूरोपीय कंपनियां औपनिवेशिक सरकार से सस्ती जमीन किराए पर लेती थी, फिर उसमें चाय कॉफी के बागान लगाकर खनन करते थे, नील व जूट व्यवसाय में पैसों को निवेश करती थी। समझ रहे हो, मतलब ये पूरा दिमाग लगाती थी। ठीक है, और इनका कोई और टारगेट नहीं था। इनका मुख्य रूप से ये निर्यात के लिए थी। ठीक है, निर्यात मतलब बना बना के बेचना। ठीक है, निर्यात करना, यहां से बनाना दूसरे देश में बेच देना, पैसे कमा लेना। इनका मेन टारगेट, इनका मेन मोटिव यही था। ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या है कि जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे, ठीक है, जब क्या होता है कि जब भारतीय व्यवसायी, जैसे अभी इसके पहले हमने बताया जमशेद जी टाटा हो गए, ठीक है, हुकुमचंद करके बताया था, है ना, ये भारतीय व्यवसायी थे। तो आप लोग लिखने के लिए या समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्हें भारतीय बाजार में मैनचेस्टर से बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। ठीक है, भारतीय व्यवसायी जब उद्योग लगाएं, ठीक है, जब उद्योग लगाएं तो वे मैनचेस्टर जो था ना, मैनचेस्टर से जो सामान बन के आ रहा था, है ना, मैनचेस्टर से बनी वस्तुओं के बीच, ठीक है, जो मैनचेस्टर से सामान बन के आ रहा था इंडिया बेचने के लिए, उन वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं की। ठीक है, उन्होंने देखा कि भैया मैनचेस्टर से साड़ी बन के आ रहा है, तो भारतीय व्यवसायी ने बोला ठीक है साड़ी मत बनाओ, दूसरा कुछ बनाओ। ठीक है, दिमाग देखो चलने लगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने ये बोला कि भैया देखो जो मैनचेस्टर से सामान आ रहा है ना, उसकी प्रतिस्पर्धा मत करो। तो भारतीय व्यवसायी थे दिमागदार, हम कह सकते हैं ना, बताइए थे कि नहीं, यस या नो, प्लीज गिव द आंसर, यस या नो, बताइए। अब आता है 20वीं सदी, ठीक है, 20वीं शताब्दी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में यदि देखा जाए 1901 से 2000, ठीक है, 1901 से यदि 2000 के बीच देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। ठीक है, इसी के बीच में क्या होता है, स्वदेशी जो आंदोलन चला रहे थे महात्मा गांधी जी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। इसी के बीच क्या होता है, तो इसी के बीच स्वदेशी आंदोलन को गति मिलती है। इससे क्या मतलब समझने को मिलता है कि जो स्वदेशी आंदोलन था, लोग अब आपस में आंदोलन कर रहे थे, इसी बीच स्वतंत्रता को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ठीक है, तो लोगों ने बोला कि भैया अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करो। ठीक है,
यानी कि स्वदेशी आंदोलन को इसी बीच क्या मिलता है, तो स्वदेशी आंदोलन को गति मिलती है ना। राष्ट्रवादियों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रवादियों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए, देख लेना भाई, है ना, बहिष्कार के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रवादी है ना, राष्ट्रवादी को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए क्या किया जाता है, तो उनके लिए प्रेरित कर दिया जाता है, ठीक है, कि भैया विदेशी कपड़ों को मत खरीदो, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। सोचो, दिमाग देखो कहाँ से कहाँ घूमा, ठीक है। अब क्या होता है कि 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागों के निर्यात में भी कमी आई, ठीक है। 1906 के बाद जो यहाँ से चीन भेजे जाने वाले, देखना ये बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है, भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में, यहाँ से जो भेज दिया जाता था, ठीक है, के निर्यात में कमी आई। 1906 यदि ये डेट देखी जाए तो 1906 में जो भारत से जो भारतीय धागा भेजा जाता था, क्या भेजा जाता, भारतीय धागा भारत से चीन भेजा जाता था, तो उसके बीच में कमी आई तो क्या हुआ, फलस्वरूप चीन कपड़ा बना रहा था, फलस्वरूप कपड़ा निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। यहां भी क्या हुआ, तो भारत के अंदर फलस्वरूप क्या हुआ, फलस्वरूप कपड़ा निर्माण शुरू हो जाता है फिर से 1906 के बाद, 1906 के बाद क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स इन इंडिया, ठीक है। चीन को भारतीय धागा नहीं दिया जाता है अब, ठीक है। अब देखा जाए 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। ये डेट है 1900 से 1912, 1912 के बीच जो भारतीय कपड़ा था ना, भारतीय कपड़े का उत्पादन दोगुना। भाई साहब ये डेट याद करना पड़ेगा चाचा जी, ठीक है। ये डेट याद करवाने के लिए कोई आपकी एक चाची नहीं आएंगी, कोई स्पेशल सी चाची आएंगी, वो तुमको याद करवाएंगी नहीं। ये डेट सिर्फ और सिर्फ तुम ही याद कर सकते हो। यस, तुम कर सकते हो। तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा, तुम ही करोगे, ठीक है। तो ये डेट यही है। कौन है वो? यही है जिसको तुम्हें याद करना है। यही डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो 1900 से 1912 के बीच क्या हुआ, भारतीय कपड़े का उत्पादन भैया दोगुना हो गया, ठीक है। 1912। अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक पॉइंट है, देखो समझना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपको पता है 1914 टू 1918, है ना। इसमें क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, समझना। प्रथम विश्व युद्ध में कौन शामिल हुआ, इंग्लैंड शामिल था। वाह, इंग्लैंड चाचा लड़ाई कर रहा था, डिस्ट्रॉय करके ऐसे ऐसे करके लड़ाई कर रहा था, ठीक कर रहा था, मानते हैं भैया कर रहा था, कोई बात नहीं। इंग्लैंड में है मैनचेस्टर। जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड इन्वॉल्व हुआ तो मैनचेस्टर में जो उत्पादन हो रहा था वो क्या हुआ, कम हुआ। बताइए, प्रभावित हुआ ना, उत्पादन गिरा कि नहीं गिरा? क्यों? क्योंकि इंग्लैंडवा जो था ना, जो मैनचेस्टरवा था ना, कहते सबका दिन आता है, हर एक कुत्ते का दिन आता है, देखते ही देखते इसका भी दिन आ गया। मैनचेस्टर का क्या हो गया, उत्पादन गिर गया। मैनचेस्टर देखते ही देखते लापता हो गया। इंग्लैंड, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खराब हो गई क्योंकि आधुनिकीकरण नहीं किया गया वहां पे, ठीक है।
इंग्लैंड था, है ना। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रिटेन जो भारत में राज कर रहा था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खराब हुई, अर्थव्यवस्था खराब हो गई। अब ये बताओ, मैंने आपको भारत के राष्ट्रवाद में बताया कि भाई मेन लड़ाई शुरू कहाँ से हो जाती है। सब तो पहले काम करे, थोड़ा थोड़ा लड़ाई चली रही थी, लड़ाई अचानक से ये बढ़ती कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन शामिल होता है तो इसका बहुत घाटा लगता है। जब घाटा लगता है तो भारत में आकर के ये उन्हीं मजदूरों से काम करवाता है, लड़ाई करता है, दंगा करता है, मारता है, पीटता है, कर बढ़ा देता है, टैक्स लेता है, तभी मेन लड़ाई शुरू हो जाती, तब एक बड़ी वाली लड़ाई शुरू होती है। ठीक है, तो ब्रिटेन कर रहा था, मैनचेस्टर गायब। अब भैया भारत के जो व्यवसायी थे, उद्योगपति थे, चश्मा लगा के देख रहे थे ऐसे, साला कहाँ है मैनचेस्टर, वाह देखे ऐसे करके, अरे कहाँ है बे तू, देखे कहीं देखे कहीं दिख ही नहीं रहा। भारत के लोगों को पता चल गया मैनचेस्टर गायब, भारतीय कारखाने खुलने लगे। ठीक है, अब भारतीय तो पता है जब जब घर टूटता है तो पड़ोसी वाला आकर के घर को लूटता है। मैनचेस्टर का घर टूट गया, भारत आकर के लूट लिया। कैसे? अब देखो यहां पे भारतीय कारखाना खुलने लगा, और जब भारतीय कारखाना खुला चाचा तो उत्पादन बढ़ा। मैनचेस्टर गायब, उत्पादन बढ़ा, मैनचेस्टर गायब, उत्पादन बढ़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब इतनी तेजी से नहीं बढ़ गया कि एकदम ऐसे गायब हो गए, नहीं भैया, माल देखते हो 2-4-10 साल के लिए पड़ा रहता है, इतना कंपनी बना देती है ना, इतना कंपनी से प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता था। अब एक स्टेटमेंट है, आप लोग लिख सकते हैं कि उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर, ठीक है, जो उपनिवेश थे उनमें से विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जो भारत के जो कारखाने खुलते थे, भारत के जो स्थानीय व्यापारी थे, वो घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिए कि भैया देख, अगर तू घड़ी पहनेगा ना तो हमारी घड़ी ले ले, हम इतने की देंगे तुझको, है दाल चावल हमारे घास खरीद ले तू, है वहाँ से मत खरीद। ऐसे करके उन्होंने घरेलू बाजार, मतलब किराने का आसपास जो हम लोग करते हैं ना, घरेलू बाजार में उन्होंने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। किन्होंने? तो भारतीयों ने। ठीक है, भारतीयों ने क्या किया, धीरे से घरेलू बाजार में कब्जा किया और धीरे से उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या मजबूत बना पाते? नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं वो कर पाते। ये लेक्चर लॉन्ग हो रहा है क्या? अब हम लोग इस लेक्चर के बिल्कुल इंड तक में है। ठीक है, इंड पोजीशन में है, परेशान नहीं होने को। इतना परेशान हो गए हो तो चाचा इसको मिटा दें, आगे बढ़ें, मिटा दें, जिसको लिखना हो लिख लो। हमें ये पता चल गया कि जिसको लिखना था उन्होंने लिख लिया, जिसको नहीं लिखना था उन्होंने नहीं लिखा। पता है यार, बचपन में मैं रोया करता था। क्यों? क्योंकि कूटे जाते थे, है ना, नालायक हुआ करते थे बचपन में, बहुत ज़्यादा बदतमीज जिसे बोलते हैं, है ना, अपन वाले देसी बदतमीज थे बच्चे थे यार। अब जाहिर सी बात है, बच्चे बदतमीज होते हैं, बासे बच्चे बासे बदतमीज हुआ करते थे, खूब मार खाते थे। लघु उद्योगों की बहुतायत। ठीक है, वहां पे ये सारा कुछ चल ही रहा था। ठीक है, 1914 से 1918 तक। ठीक है, ये सारी चीजें चल ही रही थी प्रथम विश्व युद्ध में। तो यहीं पे क्या, वो लघु उद्योग जो थे ना, मैंने बताया कि भैया जो स्थानीय लोग थे तो उन्होंने स्थानीय बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, जब लघु उद्योग में बहुतायत हुआ तो क्या हुआ, विशाल उद्योग कम हुए। जब ये चीज़ें चल रही थी, लड़ाई वगैरह, तो हमने देखा यहाँ पर क्या देखा कि विशाल उद्योग कम हुए, तो जो लघु उद्योग थे वो अधिक हो गए। सॉरी, कम मतलब डिक्रीज हुए, और लघु उद्योग क्या हुए, अधिक हो गए। ठीक है, जब लघु उद्योग अधिक हो गए तो क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। ठीक है, पहले तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, जब लघु उद्योग अधिक हुए जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ा। जब जब उत्पादन बढ़ता है
तब तब रोजगार मिलता है। बिल्कुल सही बोला चाचा। जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आकर के घर को लूटेगा। ठीक है ना। तो उत्पादन बढ़ा, रोजगार मिला। ठीक है। विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? ये उत्पादन क्यों बढ़ा था? क्योंकि विश्व युद्ध हो रहा था, है ना। फिर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, आफ्टर में लिख लो इसमें कि देखते हैं विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। विश्व युद्ध के बाद की क्या कंडीशन थी? विश्व युद्ध के बाद की कंडीशन ये हो चुकी थी भैया कि उत्पादन खत्म हुआ, रोजगार खत्म हुआ। क्योंकि युद्ध हो रहा था तो उत्पादन खूब मिल रहा था। गोला बनाना है, बारूद बनाना है, बम बनाना है, सारी चीजें बनाना है। विश्व युद्ध खत्म हुआ, रोजगार भी खत्म हो गया। आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव शुरू हुए। ठीक है। इसी के बाद जब यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी तो यहाँ पे क्या हुए? तकनीकी बदलाव शुरू हुए। अब लोग समझ गए थे भैया कि अब तकनीक को लाना पड़ेगा, मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, तकनीकी बदलाव के बिना अब कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है। इसलिए कपड़े के लिए जो कपड़ों को अलग करते थे, रेशों को अलग अलग रेशों को जोड़ते थे, उसके लिए इन्होंने शुरू किया फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो यहाँ के लोग थे ना, वो क्या शुरू किए समझना, फ्लाई शटल वाले करघों। फ्लाई शटल वाले कार्गो का इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब इनको पता चल गया मजदूरों को, व्यवसायियों को कि भैया तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा, तो इन्होंने फ्लाई शटल वाले कार्गों का इस्तेमाल शुरू किया। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी और उत्पादन तेज हुआ। ठीक है। इससे क्या हुआ? इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी। ठीक है। पहले वो दिन में 5 ही कर पाते थे, 5 ही साड़ी बना पाते थे, अब इससे वो 10 बनाने लगे। उत्पादन क्षमता बढ़ी और क्या हुआ? उत्पादन तेज हुआ। भैया जो इसमें मैं लिखता हूँ बोलता भी हूँ। ठीक है। क्या हुआ? धीरे से हमने देखा कि उत्पादन तेज हुआ, है ना। जो श्रम की मांग में जो कमी आई थी, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मशीनें काम करेंगी तो जाहिर सी बात है श्रम की मांग में कमी आएगी, है ना। क्योंकि पहले वही कारखाने में 10 लोग रहा करते थे, लेकिन आज मशीनों की वजह से वही कारखाने में सिर्फ 3 लोग उस कारखाने को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो देखा जाए 1941 तक भारत में 35% से ज़्यादा, 1941 तक, है ना, भारत में 35% से भी ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। ठीक है। फ्लाई शटल करघों का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। जो हथकरघे थे ना, वो जो गांधी चरखा टाइप में है ना, वही सब का सीन है। ठीक है। यहाँ पे ये देखने को मिलता है जो गरीब है, गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। उसको खाने के लिए खाना चाहिए। ठीक है। पहनने के लिए उसको कपड़ा चाहिए, रहने के लिए उसको छोटा सा घर चाहिए। ठीक है। जो यहाँ पे समझना कि जो गरीब थे वो थे बुनकर लोग, और जो अमीर थे वो तो राजा लोग थे, है ना, पहले से उनके पास पैसा था। तो गरीब एक बुनकर को क्या चाहिए? एक गरीब को क्या चाहिए बताइए? यही चाहिए बस। और वो डिमांड नहीं करेगा, सिर्फ रोटी ही मांगेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे मिक्स रोटी चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा मुझे आटे मैदा मिक्स रोटी चाहिए। ठीक है। मुझे वो नहीं बोलेगा मुझे पूड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, डिमांड नहीं करेगा भाई। वो उसे रोटी मिल जाए बड़ी बात होती है। लेकिन अमीर क्या थे? अमीर के पास तो सब कुछ है ना। तो बुनकर द्वारा जो सामान बनाया जाता था उसको अमीर खरीदा करते थे।
है ना। बुनकरों द्वारा बनाया सामान खरीदते थे, क्यों? क्योंकि अमीरों के पास ना खूब पैसा था। ठीक है, इन अमीरों के पास क्या था चाचा? तो इन अमीरों के पास खूब पैसा था। तो ये लोग क्या करते थे? बुनकरों जो सामान बनाते थे उन्हीं को ये लोग खरीद लेते थे। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं किसमें कि जब गरीब भूखे मर रहे थे तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते हैं। ठीक है, जब ये गरीब बुनकर लोग भूखे मर रहे होते हैं तब भी अमीर वो कपड़ा खरीद सकते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, बालूचरी साड़ी, बॉर्डर वाली साड़ी, है ना। अमीर के पास खूब पैसा था तो ये खरीद सकते थे। बनारसी साड़ी, है ना, बॉर्डर वाली साड़ी, है ना, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस होती हैं। जैसे आप बनारस जाते हैं, ठीक है, बनारसी साड़ी बहुत फेमस होती हैं, है ना। कभी जाना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए साड़ी लेकर के आना, है ना, देखना क्या क्या खुश हो जाएगी वो। गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब बाद में कह रहा हूँ, बदतमीज, अभी नहीं, जब शादी हो जाएगी तब अपनी बीवी के लिए लेकर के आना। ठीक है ना, अभी खुश हो गया बिल्कुल, वाह क्या बोल दिए हैं, पीट देंगे तमाचा। ठीक है, बनारसी साड़ी, बालूचरी साड़ी, बॉर्डर वाली साड़ी, मद्रास की प्रसिद्ध लुंगी ले लो मात्र 100 रुपये में, है ना। है ना, तो ऐसा कुछ ये लोग अमीर लोग खरीद सकते थे। ठीक है, और हम लोग ऐसा भी नहीं कह सकते थे कि बुनकर लोग क्या करते थे, बुनकर लोग उत्पादन करते थे, बेचते थे, उनको बहुत ढेर सारा पैसा मिलता था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग जान सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि 20वीं सदी में उत्पादन बढ़ते जा रहे थे और बुनकर व अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। ठीक है, नहीं, बुनकर की ज़िंदगी ना सबसे ज़्यादा कठोर थी। ठीक है, बुनकर को क्या करना पड़ता था? बुनकर को रातों दिन काम करना पड़ता था। बुनकर की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। बुनकर के सभी घरेलू सदस्य उस चीज़ पर काम करते थे, लगातार सभी घरेलू सदस्य काम करते रहते थे। ठीक है, उनका जीवन श्रम और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग था। ठीक है, जो बुनकर लोग हैं उनका जो जीवन है ना भैया, वो श्रम और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का, ठीक है, श्रम मतलब काम करते थे, है ना, ताकत था उनके पास, श्रम और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, समझ रहे हो, मतलब कि जब औद्योगिकीकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तब वो बहुत अभिन्न अंग थे भैया बुनकर लोग। अगर ये ना होते तो बताओ कौन करता? अमीर करता का? उसके पास तो पैसा बस है ना। अगर बुनकर साड़ी नहीं बनाता तो अमीर पहनता का, लुंगी पहनता का, बताओ ना, है ना। अब आ जाओ, अब आता है जब भाई सामान बना लेगा कोई ना कोई तो उसके लिए एक बाजार होना चाहिए। मिटा दें, अभी हम हटे थे, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तुम लोग जल्दी से यार कुछ करवाओ भैया, ये बोर्ड में अब मज़ा नहीं आ रहा है ना। डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था करवाओ, तुम लोग कुछ पैसे वैसे डोनेट कर दो हमारी संस्था को, ताकि मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा हंस हंस के पढ़ाता रहूं, साथ में पिटाई भी करता रहूं, है ना। वस्तुओं के लिए बाजार क्या है? तुम लोग बोलोगे यार तुम बहुत लालची हो, है ना। बताइए, तुम लोग बोल रहे होगे कि अरे भाई अमन भैया तुम हो बहुत लालची, अब बेटा पटक देंगे तो मर जाओगे। ऐसा नहीं है हम। है ना, लालची नहीं यार बच्चे, पता क्या होता है, मैं अगर अपनी पर्सनली यूट्यूब जर्नी बताऊं आप लोगों को, आज सुनी लो, 3 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूं, ठीक है, और मैं अपने कंटेंट में अपने कंटेंट में कमी नहीं देता कि मैं कमी देता हूं अपने कंटेंट में। ठीक है, ख़राब कंटेंट देता हूं, अच्छा कंटेंट देता हूं, वेल क्वालिटी का, क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी देता हूं। ठीक है, वीडियोस मेरे आप लोग देख रहे होगे 1080p पर वीडियो आते हैं भैया, एजुकेशन के वीडियो 1080p पर, अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और 3 साल से लगातार इन्वेस्टिंग, ये तो 4 हुए, 4था साल चल रहा है मेरा, लगातार पैसों की इन्वेस्टिंग, ये करना वो करना, यार बहुत चीज़ें मैनेज करना पड़ जाता है, बुद्धि चकरा जाती है ना। वस्तुओं, जब वस्तु बना लेगा, बुनकर वस्तु बनाएगा तो वस्तुओं के लिए बाजार चाहिए। नए चीज़ें बनती हैं तो लोगों को खरीदने के लिए उनको प्रेरित करना पड़ता है, वस्तुओं के लिए बाजार। जो भी नई चीज़ें बनी तो उनको क्या किया जाता है, खरीदने के लिए
प्रेरित किया जाता है, लोगों को लुभाया जाता है। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पर आचार्य प्रशांत जी को ज़्यादा सुनता हूँ, आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे। उनका एक बहुत मतलब प्रसिद्ध सा स्टेटमेंट है कि जो आजकल एडवर्टाइज करती हैं, है ना, अर्धनग्न लड़कियाँ, ठीक है भाई, भगवान ने तुम्हें खूबसूरती दी है, तुम्हें अच्छे तरीके से बनाया है, तो आप आधे कपड़े पहन के थोड़ी ना कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, है ना। लुभाती हैं अर्धनग्न, मतलब बड़ा यार वो बोलते हैं, लेकिन बोलते क्या है, एक हिसाब से उनका कहना ठीक भी है यार, समझ रहे हो। बाप की उम्र गुजर जाती है लड़कियों को कपड़े पहनाने के लिए, और लड़की सिर्फ व्यूज के चक्कर में अपने कपड़े उतार देती हैं, आधे कपड़े पहन लेती हैं, ठीक है। ये कहाँ का वो है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ, खुला विरोध, ठीक है। जिसको जो करना हो कर ले भाई। जो गलत है, गलत को गलत कहने के लिए ना हिम्मत होनी चाहिए, जो मेरे पास है, ठीक है। जो गलत है मैं उसे गलत कहता हूं, और मैं किसी से नहीं डरता भाई, ठीक है। कुछ भी कह लो, गलत को गलत कहना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कोई भी चीजें, वो यही चीजें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन होगा, ठीक है। वस्तुओं के लिए जब बाजार बनाओगे तो भैया क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, विज्ञापन करोगे, हैंड होल्डिंग टंगवाओगे, स्टिकर चपकवाओगे, है ना। तो पहले जो ये सारी चीजें आती थी उनमें लिखा रहता था मेड इन मैनचेस्टर, ठीक है। पहले जो चीजें बन के आती थी उनमें लिखा रहता था मेड इन मैनचेस्टर, तस्वीरें भी बनी होती थी, ठीक है। अगर आप लोग देखे होंगे, कोई चीज़ है, सामान बेच रहा है, जैसे जूता ही ले लो, कैंपस के जूता है, कैंपस की एक अलग सी तस्वीर बनी होगी, उसमें लिखा होगा कैंपस के बारे में, ठीक है। मेड इन लिखा होगा, किसके द्वारा ये बनाया गया है ना। मेड इन इंडिया कहाँ का है, मोबाइल में देखते होगे मेड इन चाइना है, ये वॉच देखते होगे मेड इन इंडिया है ना। जैसे बोट आप लोगों ने देखा, मेड इन इंडिया है ये, है ना, ऐसे लगा करके, अच्छा लग रहा है यार। फोटो खींच लो भाई, ये भाई हमारी फ़ोटो निकाल देना ये वाली, ठीक है है ना। तो ऐसे करके मेड इन इंडिया वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। तो भारतीय लोगों ने देखा, तो भैया बोलो, भारतीयों का दिमाग पहले से तेज, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देवी देवताओं की फ़ोटो लगाना शुरू कर दिया। देवी देवताओं की फ़ोटो जब लगी होती थी, लोग देखते थे, अच्छा ये इंडियन सामान है, खरीद लो इसे, तो लोग मिल करके जल्दी से इसे खरीद लेते थे, ठीक है। तो 19वीं सदी के आखिरी में लोग कैलेंडर छपवाने लगे, कैलेंडर पर देवी देवताओं की तस्वीर बनाने लगे, सम्राटों की व नवाबों की भी तस्वीर बनाने लगे, है ना। फिर आया भारतीय निर्माताओं ने जो विज्ञापन किया, वे राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था, ठीक है। जो भारतीय लोग जो अपना विज्ञापन करते थे, अपना एडवर्टाइजमेंट करते थे, उसमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देते थे कि भैया बस तुम्हें यही खरीदना है और नहीं खरीदना, ठीक है। इंडियन कलाकार थे पहले से, है ना। अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हो, साफ से लिखते थे कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हो तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक के रूप में बन गए, और धीरे धीरे करके जमाना बदलता गया, भारत को आज़ादी मिली, जा करके फिर व्यापार शुरू हो गया, ठीक है। तो यार सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज तुम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।